घर की कंस्ट्रक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जब प्लास्टर किया जाता है, प्लस्तर किया जाता है। तब ठेकेदार पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके घर में क्रैक्स रहेंगे। फिर जब पेंट करवा लोगे, पुट्टी करवा लोगे, फिर क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। लेकिन अगर जब प्लास्टर करने से पहले ये 20 बातें आप कर लोगे, आप चेक करोगे कि कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लो। और साथ ही साथ आपको दिक्कत आती है जब उसको पैसे देने पड़ते हैं प्लास्टर करवाने के और आपको पता नहीं होता कि कितना खर्चा बन रहा है, क्या रेट बन रहा है। तो ये वीडियो देख लो, आपको रेट निकालना भी आ जाएगा कि एक कमरे में या पूरे घर में प्लास्टर करवाने पे कितना खर्चा आ जाता है, कितना मटेरियल लग जाता है। सब चीजें इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला काम ही हमारा स्टार्ट हो जाता है जब ब्रिक वर्क चल रहा होता है, तभी से आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। देखो, जब ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको देखना है कि वो ब्रिक वर्क है जो जुड़ाई की जा रही है वो प्रॉपर से की जा रही है कि नहीं। मतलब प्लम बॉब जो रहता है उससे चेक करना है कि सीधी दीवार है कि नहीं, कहीं अंदर नहीं मुड़ रही। जो रैकिंग की जाती है, रैकिंग क्या होता है, जो आपके ईंटों के बीच का मसाला होता है वो प्रॉपर से उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि जब अगर प्लस्तर उसके ऊपर किया जाएगा तो वो अच्छे से चिपकता नहीं है अगर रैकिंग अच्छे से नहीं किया। तो वो आपको देखना है कि मिस्त्री को बता देना है कि रैकिंग कर ले। एक साइड तो सरफेस जो होगी वो रफ निकलेगी, एक साइड रैकिंग कर लो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। और जब आपकी ब्रिक वर्क हो जाती है उसमें जो भी आइटम आती हैं, प्लम्बिंग की आती हैं, जहाँ कंडक्ट पाइप बिजली की आती है, उसको प्रॉपर से कटिंग करो। ठीक है, जितना आप प्रॉपर डेप्थ रखनी है, ना ज़्यादा डेप्थ हो जाए ना कम डेप्थ रहे। ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी दूसरी तरफ दीवार को दिक्कत आएगी, कम डेप्थ होगी तो वो जब प्लास्टर कर दोगे उधर वहाँ एक क्रैक बन जाता है, हेयर लाइन क्रैक, वो नहीं बनने देना। प्रॉपर डेप्थ उसकी करनी है, कटर से कटिंग करके निकाल के पाइप फिक्स कर दो। उसके बाद उस पर क्या करना है आपको, 1:3, 1 में सीमेंट 3 में सैंड का माल बना के उस पर अच्छे से लगा देना है, उसको रफ कर देना है, कट वगैरह मार देने। ठीक है, जब वो जाना है उसके ऊपर चिकन मैश या फाइबर मैश वो लगा देनी है और आपकी दीवार को थोड़ा सूखने देना है। मतलब उसमें जब आप प्लास्टर करने जाओ तो उसमें वेट नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर कोई नहीं होना चाहिए दीवार में, सूखी दीवार आपकी होनी चाहिए। ये पहली शर्त होती है जब भी प्लास्टर करने से जाना है आपने। दूसरी चीज़, जो भी फैन के बॉक्स आती हैं, डिब्बियाँ आती हैं, उनको प्रॉपर से पहले फिक्स करवा लो। ये हो गया काम। उसके बाद उसकी तराई करो दीवार की, उसको क्यूरिंग करो। उसकी जिस दिन प्लास्टर होना है उस दिन, उससे पहले भी उसको पानी पिला लो अच्छे से। दूसरे दिन भी पानी पिलाओ 1-2 घंटा पहले जब प्लास्टर करने से, क्योंकि होता क्या है, अगर नहीं पिलाओगे, जो आप प्लास्टर करोगे उस पर प्लास्टर करोगे वो किसी काम का नहीं होगा। वो जो प्लास्टर होगा उसका जो पानी होगा वो ब्रिक पहले ही चूस लेगी, सक कर लेगी। जब वो पानी उसका निकल गया तो वो पाउडर बन गया, मतलब वो प्लास्टर पक्का क्रैक करेगा ही करेगा जब पाउडर बन के निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको क्यूरिंग करनी है। जब ये ब्रिक वाली चीज़ें आपने देख ली, ब्रिक वर्क वाली चीज़ें देख ली, उसके बाद आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें ठैया बना लेना है। जब ठैया बना लोगे आप, मतलब पैक्स जो रहते हैं छोटे छोटे, जैसे आप ये प्रोसीजर देख रहे हो, ये क्या किया जा रहा है, आपके मतलब रूम को एक तो स्केयर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। दूसरा, इसमें प्लास्टर प्रॉपर आता है कि कहाँ कितना प्लास्टर चढ़ेगा वो पहले आपको आइडिया लग जाएगा। ये पैक्स बना लेने हैं। और जैसे मैंने कहा था, आपकी टेढ़ी मेढ़ी दीवार रहेगी तो दिक्कत क्या होती है, कई जगह ज़्यादा प्लास्टर चढ़ेगा, कई जगह कम, क्योंकि जो प्लास्टर करने वाला होगा वो तो यही रखेगा कि आपकी दीवार एक जैसी दिखे। तो इस चक्कर में वो कई जगह प्लास्टर ज़्यादा चढ़ा देगा, जहाँ ज़्यादा चढ़ा देगा वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, और जहाँ कम चढ़ेगा वहाँ क्रैक आ जाएंगे। तो ये दिक्कत रहती है। तो ये आपको पहले ही ध्यान देना है कि आपका ब्रिक वर्क बढ़िया से होना चाहिए। फिर जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़, जैसे ही आपकी जो ब्रिक वर्क हो गया होता है उसमें जो बाइंडिंग वायर शटरिंग वाली लगाई होगी, जहाँ कील लगी होगी, जहाँ लकड़ा लगा होगा, जहाँ पेपर लगा होगा, वो सब कुछ साफ कर लेना। नहीं तो प्लास्टर वाला क्या करता है, जब पानी मारा होता है तो नरम हो गई होती है, उसी के ऊपर लगा देता है। इतनी मेहनत नहीं मारता वो प्लास्टर वाला, वो बोलता है कि जुड़ाई वाले का काम था, वो तो लगा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो चीज़ सड़ जाती है अंदर से, और जहाँ तो उसमें डिट्रॉइड, तो क्रैक आपके वहाँ शुरू हो जाते हैं, ये दिक्कत आती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दीवारों पे क्रैक्स आते हैं जब मसाला बनाया जाता है, मोटार बनाया जाता है। उसकी कुछ रेशो होती है, वो रेशो सही से देखना, सही से है नहीं। और सबसे जल्दी क्रैक्स आते हैं जब पानी उसमें ज़्यादा डाल देते हैं हम मसाले में। नीचे गिर रहा है मसाला, उसमें पानी डाल के लगा दिया, या जब मसाला बनाया जा रहा है ज़्यादा पानी डाल दोगे तो क्रैक्स आएंगे। तो इस तरीके से पहले मिस्त्री को बता दो या ठेकेदार को बता दो कि इतना पानी डालना चाहिए हमारे मसाले में। देखो, रेशो क्या है हमारी, 1:4, 5, 6, जहाँ आपकी जो भी है मोटार हमारा इस तरीके से बनता है।
पहला स्टेप है आपको रेशियो चूज कर लेनी है। आप ब्रिक वर्क में चूज कर रहे हो या प्लास्टर में। ब्रिक वर्क में हमारी मोस्टली 1:5 या 1:4 रहती है। 4 इंच की दीवार होगी तो 1:4, ऐसे 1:5, और प्लास्टर में 1:6 भी करते हैं। तो हमने कोई भी ले ली, 1 में हमारा सीमेंट होता है और 6 में हमारी सैंड होती है। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। एक बैग जो सीमेंट का आता है हमारा इंडिया में 50 kg का रहता है। वो कितना? 50 kg का। 36 लीटर भी हो सकता है वो, मतलब 50 kg अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 36 लीटर एम क्यूब में क्यूबिक में करेंगे तो 0.036। कन्वर्जन नहीं सिखाऊंगा, बस समझ लो 50 kg या 36 लीटर या 0.36 एम क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया। और सैंड कितनी लगेगी अभी, क्योंकि हमें क्या होता है, जब भी हमारा जो वाटर डलता है किसी मोटार में वो वेट के हिसाब से डलता है। मतलब 20% ऑफ वेट, जितना सीमेंट और सैंड का वेट होगा उसका 20% हमारा पानी उसमें होना चाहिए इनिशियल में। बाद में थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो, 2 लीटर या 3 लीटर ज्यादा डाल दिया। देखो यहां हमारा एम क्यूब सीमेंट कितना था? 0.036 जो भी रेशो आप ले रहे हो, 1:6 हमने ली तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 5 होगी 5 से, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आ गया 0.216 हमारा। और सैंड की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ सैंड 1600 kg पर एम क्यूब। ये 1650 भी हो सकती है, जहां गीली सैंड होगी तो 1700 भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड आप 1600 भी लेके चलोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1600 लेके चलना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो केजी में हमें वैल्यू मिल जाएगी। 346 kg हमारी सैंड लगेगी। ये एक बैग सीमेंट का माल बन रहा है। कितना? एक बैग सीमेंट का। तो 20% वेट, दोनों को प्लस कर लो, 50 kg प्लस 346 kg, उसका 20%, जो भी टोटल वेट हो तो उसका 20% में पानी डलेगा। तो 20% को कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 हो गया हमारा, तो 79, मतलब 80 लीटर हमारा पानी लग जाएगा अगर हम 1:6 का माल बनाते हैं। जो भी आपका सरफेस होता है, मतलब कंक्रीट का सरफेस, उस पर पहले हाकिंग कर लो, इटाचा मार लो ऐसे, मतलब सरफेस को रफ किया होगा तो जब उस पर प्लास्टर चढ़ाओगे वो अच्छे से चिपकेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर नहीं किया रहेगा तो वो बाद में, अभी तो चिपक जाएगा, जब थोड़ा टाइम बाद वो निकल जाएगा पपड़ी बन के। और जहां आपका कंक्रीट का सरफेस हो, ब्रिक का सरफेस होता है, उस जॉइंट पे क्रैक्स के चांसेस बढ़े रहते हैं। तो उस पे क्या करना है आपको, चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों तरफ इस तरीके से चढ़ा देनी है और फिर उस पर प्लास्टर करना है, तो कोई दिक्कत उस पर नहीं आएगी। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो प्लास्टर करोगे आप, अंदर का प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर करोगे, वो 10 से 12 mm का रखना मोटाई उसकी। थिकनेस जितनी कम होगी उतना अच्छा रहता है। 10 से 12 mm से कम भी नहीं करनी और ज़्यादा भी नहीं करनी है, तो आपका प्रॉपर प्लास्टर होगा, वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा और उसकी लाइफ भी बड़ी होगी। अगर बाहर के तरफ एक्सटर्नल प्लास्टर करने जाते हो, 15 से 18 mm का रखो, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होता है वही पपड़ी बननी है। और सीलिंग जो आपकी छत रहती है, वहाँ 6 से 8 mm का प्लास्टर चिपका, उससे ज़्यादा प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और प्रॉपर देखो, आपका सरफेस अगर स्मूथ है तो उसको हाकिंग कर लो, वैसे सरफेस को रफ ही रखना चाहिए। बाकी जो रेशो आपको बनानी होती है, जो मोटार आप मतलब करोगे, वो 1:4 का माल जो रहता है, 1 में सीमेंट, 4 में हमारा सैंड, वो आप सीलिंग में यूज़ करो, सीलिंग में मारो प्रॉपर से, तो अच्छी सीलिंग रहेगी। 1:6 का माल आप बाकी प्लास्टर में यूज़ करो तो वो अच्छा रहेगा। और जो मोटार बनाओगे, जो प्लास्टर के लिए सीमेंट सैंड का घोल बनाओगे, तो उसमें क्या करना है आपको, उसको 45 मिनट के अंदर अंदर उसको लगा देना है। 45 मिनट के, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोड बनाओ, एक साथ बना के रखोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर से चिपकता नहीं है, बाद में निकल जाता है प्लास्टर। तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उसको लगा दो। और जो जब प्लास्टर करते करते नीचे जो गिरता है, उसको क्या करो, तभी उठा के, मतलब 45 मिनट के अंदर ही उठा के थोड़ा सा सीमेंट डाल के उसको अच्छे से लगा दो, तो अच्छे से आपका बना रहेगा। और आजकल क्या हो गया, केमिकल्स आ गए हैं, तो आप केमिकल यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर फिक्सिड का प्लास्टर मास्टर आता है, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन डालोगे तो उससे क्या होता है, तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है और साथ ही साथ मसाला इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है और मिस्त्री जल्दी काम करके निकाल के आपके देंगे, तो आप प्लास्टर मास्टर यूज़ कर सकते हो। और सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, आपको हमेशा मेरे ख्याल में प्लास्टर के लिए तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करो। एक तो सस्ता भी रहता है, अच्छा रहता है, क्रैक्स नहीं आते हैं और वो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और
प्रॉपर एक चीज देखना, जब सीमेंट यूज करोगे 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट वहां आपको नहीं लगाना है। और जब प्लास्टर कर रहे हो आपको पता है इस एरिया में टाइल आएगी या कुछ होगा, तो उस एरिया को स्मूथ कर लो कि अच्छे से आपकी टाइल बाद में चिपक जाए, कोई दिक्कत उसमें ना रहे। दूसरा, आपकी सैंड जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रेती अच्छी नहीं होगी तो प्लास्टर अच्छा नहीं होता। ये रेती पे बहुत चीजें डिपेंड होती हैं, तो देख लेना उसमें जो चमकीला पार्टिकल रहता है, सिल्ट रहता है, वो ज्यादा सिल्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। 6% से कम ही सिल्ट उसमें होनी चाहिए। अगर 6% से ज्यादा तो वो बाद में दिक्कत करेगी। जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो उसकी कम से कम मिनिमम, अभी तो समर का मौसम है, 12 दिन से 14 दिन उसको तराई करनी है। दिन में 3 बार पानी पिलाना ही पिलाना है। अगर 3 बार उसकी पानी पिलाओगे तो स्ट्रेंथ उसकी 50 गुना ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेंथ उसकी काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। जब आपका प्लास्टर हो जाता है, जो भी आपके फैन के बॉक्स हैं, डिब्बियाँ हैं जहाँ से वायर घुसाई जाएगी, उनको एक्सपोज कर दो, प्लास्टर वाले को उनको साफ कर दो। नहीं तो जब वायर डालने की बारी आती है वो दिखता नहीं है, तो वो दिक्कत रह सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है। और जो गलतियां की जाती हैं, एक तो जो मोटार बनाई जाती है सैंड और उसमें पानी डाला जाता है बार बार, जैसे मिस्त्री को दिया पानी डाला जाता है, वो गलती मत करो। दूसरी टिप, आपको जब भी दीवार पे प्लास्टर करने जाना है, पहले तो मैंने कहा 2 घंटे पहले पानी मार दो, दीवार आपकी गीली होनी चाहिए। और फिर नीरू बना लो, स्लरी बना लो, थोड़ी थोड़ी स्लरी मारो, मतलब थोड़ी स्लरी मार दोगे, प्लास्टर करोगे, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी आपके कॉर्नर वगैरह है उनको प्रॉपर से थोड़ा शेप दो, बिल्कुल शार्प मत रखो, मतलब एजिस को थोड़ा, मिस्त्री को पता होता है तो उसको वैसा रखना है। बाकी जॉइंट्स दो, मतलब जहाँ जहाँ आपकी 2 दीवारें जुड़ रही हैं वहाँ पे अगर प्लास्टर पे जॉइंट्स रहेगा, एक्सपेंशन जॉइंट, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक से अगर और ज़्यादा बचना हो आपको, तो ये सामने जो आप देख रहे हो पॉलीमर रेक्रॉन 3S फाइबर जो रहता है, ये फाइबर अगर डालते हो तो इससे क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी पड़ती है, इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। वैसे थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप डालोगे प्लास्टर में, तो छोटे छोटे जो एक दूसरे से बॉन्ड बन जाती है और क्रैक्स की समस्या और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चेक करनी है। अगर ये चीज़ें फॉलोअप करोगे आपके प्लास्टर में, तो गारंटी है ना आपको इतने ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलेगी, लाइफ डबल हो जाएगी प्लास्टर की, और भी काफ़ी चीज़ें आपकी दीवारें सुंदर दिखेंगी और उनकी हेल्थ भी होगी। हम किसी रूम में, एक कमरा है, उसमें प्लास्टर करने का कितना खर्चा आएगा? एक रूम का प्लास्टर, ये हमारा एक रूम है 10 फुट 10 फुट 10 फुट बाय 10 फुट का, मतलब चारों तरफ हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है। ये हमारी एक विंडो है, इस कमरे में 4 बाय 4 की विंडो हमने लगाई है। ये यहां से दरवाजा है, 3 बाय 7 का दरवाजा है। ठीक है, जो हमारा कमरे का साइज है 10 बाय 10, तो हमें क्या करते हैं, एक दीवार का निकाल देते हैं। इस दीवार में कितना खर्चा आएगा, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा। तो पकड़ लो भाई, 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, जो हम रेशो यूज कर रहे हैं इसको प्लास्टर करने में, वो 1:4 का और 12 mm प्लास्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थंब रूल समझ लो। थंब रूल क्या है? थंब रूल जो पुरानी हमने काम किया है उसमें से हमें ये मिला है, 100 स्क्वायर फीट एरिया हो, 1:4 रेशो का प्लास्टर हो, 12 mm प्लास्टर करना हो, तो हमें 1 बैग सीमेंट लगता है। 100 स्क्वायर फीट एरिया में 1 बैग सीमेंट हमें चाहिए। तो 1 बैग सीमेंट कितने का आएगा? 430 रुपए का। पीपीसी सीमेंट ले लेना। कौन सा? पीपीसी, पोजलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट, अल्ट्राटेक का लो, एसीसी का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन पोर्टलैंड, पोजलैंड सीमेंट जरूर लेना, ये चीज ध्यान रखना। और अगर 100 स्क्वायर फीट जगह है, मतलब एरिया है, तो उसमें हमारी सैंड जाती है अप्रोक्स 5 क्यूबिक फीट। कितनी? 5 क्यूबिक फीट। तो 5 क्यूबिक फीट, तो रेट इस समय हमारे एरिया में चल रहा है रिवर सैंड का 55 रुपए पर CFT। तो 5 है, 275 रुपए की हमारी सैंड लगेगी। अभी हम एक दीवार का कर रहे हैं, इस दीवार का, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ आ गया। फिर आते हैं लेबर। हमारी जो लेबर रेट है, यहां चल रहा है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लास्टर। लेबर रेट, मटेरियल नहीं, लेबर रेट 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 16-17 जितना होगा आप उतना पकड़ लेना। तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 × 15 कितना हो गया? 1500 रुपए का हमारा खर्चा आएगा एक दीवार को प्लास्टर करवाने में। मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया। अभी दीवारें, मतलब लेबर का कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दीवार ये आ गई, एक दीवार ये आ गई, मतलब 5 दीवारें, 1 2 3 4 दीवारें आ गई और एक छत आ गया। वो भी कितना होगा? पूरा 10 स्क्वायर फीट होगा।
तो हर एक में हमें एक दीवार में 1500 लेबर लगेगी, 1500 लेबर, 1500 लेबर, 1500 लेबर, तो 7500 रुपया एक कमरे को, उस कमरे को जो 10 बाई 10 का कमरा है, 7500 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आएगा। कितना लेबर का खर्चा आएगा। फिर जो सीमेंट हमारा है वो कितना लगेगा, एक दीवार पे एक बैग लग रहा था, मतलब एक दीवार थी 100 स्क्वायर फीट और उसमें हमारा जाता था एक बैग, तो ऐसी ही 5 हो गई ना, 4 दीवारें और छत 5, तो 430 से मतलब सीमेंट कितना लगेगा, 2150 रुपए का हमारा सीमेंट लगेगा उस रूम को, कमरे को प्लास्टर करने में। फिर 4 दीवारें और एक छत 5 हो गया, तो एक में हमारा लग रहा था 5 CFT और रेट आया था 275 रुपए, तो 5 में कितना आएगा 275, वो हो गया 1375 रुपए का हमें सैंड लग जाएगा उस रूम में। फिर टोटल का पकड़ लेते हैं, लेबर हमारी आई थी 7500 रुपया, 7500, सीमेंट हमारा लग रहा है 2150 का, सैंड लग रही है 1375 का, तो हमारा आ गया 11,025 रुपए अप्रोक्स। ये क्या है, अप्रोक्स, लगभग खर्चा, एग्जैक्ट खर्चा नहीं होता, लगभग आ गया हमारा 11,025 रुपए। फिर देखो जहां हमारी विंडो और डोर भी था, इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर इतना ज्यादा प्लास्टर नहीं होता, ऐसे आधा निकालते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो विंडो थी हमारी 4x4 की, उसको कर दो कितना होगा 4x4, 16 स्क्वायर फीट, और दरवाजा था 3x7 का, वो हो गया 21 स्क्वायर फीट, दोनों को प्लस कर लो, 37 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर नहीं हुए, तो इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लास्टर नहीं हुआ। तो लमसम अगर इसको हम टोटल जो हमारी वैल्यू आई है, टोटल पैसे और डिवाइड बाय एरिया करेंगे, लमसम हमें मिल जाएगा कि कितना आएगा। तो हमारा आया टोटल, हमारा खर्चा इतना आ रहा था 11,025, और टोटल एरिया कितना है, 4 दीवारें हो गई 400 स्क्वायर फीट और छत हो गए 100 स्क्वायर फीट, 500, तो 500 डिवाइड करेंगे 22 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर प्लस मटेरियल हमारा खर्चा आ रहा है। ठीक है, कितना 22 रुपए, तो 37 इंटू 22 कर देंगे, 37 इंटू 22 मतलब 814 रुपए जो है उस पूरे खर्चे में, इस खर्चे में 814 रुपए हमने नहीं किए क्योंकि वहां विंडो और डोर था, तो इसको माइनस कर देते हैं, 1125 माइनस 814, तो 10,211 रुपए लगभग हमारा खर्चा आएगा एक रूम को प्लास्टर करने में। इस तरीके से निकालते हैं कि कैसे करना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। को जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो चाहते हो कमेंट करना, सब कुछ आपके लिए आएगा। और शाम की वीडियो जरूर देखना, बार बेंडिंग शेड्यूल पे रहने वाली है। अभी मैं अलविदा लेता हूं।